Hello everyone, welcome to Ken Studies। CAPF AC 2023 के एग्जाम्स के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर वो फर्स्ट टाइमर हों, सेकेंड टाइमर हों या जो भी हों जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ हो, ए लॉट ऑफ डाउट्स एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा रहता है। कहीं भी ये ध्यान रखो, जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विलिंग हैं जॉब लेने के लिए और नंबर ऑफ सीट्स कम हैं, तो हमेशा एक डाउट्स होता है क्या होगा नहीं होगा, हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, क्या एग्जाम अपने टाइम पे होगा। ये सारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में भी। यदि इन डाउट्स में से कुछ है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, और यदि कोई न्यू डाउट्स कुछ ऐसा लगता है तो आप हमें ऑब्वियसली है मैसेज कर सकते हैं। वो नंबर जो भी है आपको या तो पता है या फिर मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा, या इसकी आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो डाउट्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में था, इस क्या सर जो CAPF 2023 है ये अपने टाइम पे होगा? तो माई आंसर इज ऑलवेज यस एंड बिग यस, यस अपने टाइम पे होगा। आपका एग्जाम जो है वो कैलेंडर बेल बिफोर पब्लिश किया गया है, और वो 6 अगस्त को होना है। अब लगेगा कि 6 अगस्त को होना है, लेकिन केसेस तो अभी फाइनल नहीं हुए। जो केस आपका ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में है वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। देखो अभी तक का जो रिपोर्ट है वो 3 फरवरी का आपको केस का हियरिंग है, और वो हियरिंग एक तरह से फाइनल ही होगा। बट मे बी डिसीजन उस दिन नहीं हो, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। बट आई एम होपफुल, क्वाइट होपफुल कि ये मैटर जल्दी ही फरवरी तक आपका प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी मान के चलो फरवरी नहीं मार्च में भी होता, आपका जो नोटिफिकेशन है, जो कैलेंडर आपका निकला है, उस कैलेंडर के अनुसार नोटिफिकेशन जो है 26 अप्रैल को आने वाला है। तो 26 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आएगा, और जो एग्जाम होगा वो 6 अगस्त को होगा। सम टाइम ये होता है यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में हुए हैं कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस, अनफॉर्चुनेट सरकमस्टांसेस आते हैं जहां आपके मान के चलो नोटिफिकेशन का डेट 10-15 डेज बढ़ा दिया जाता है कि ड्यू टू सम रीजंस, या कुछ क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे सम टाइम क्या है ना कि कुछ चेंजेज होते हैं, या कुछ सीट्स को लेकर के या कुछ एग्जाम पैटर्न या कुछ उस टाइप का चीजें होता है। तो हो सकता है नोटिफिकेशन सम टाइम ऐसा हुआ है प्रीवियसली डिफरेंट यूपीएससी के एग्जाम्स में कि नोटिफिकेशन आपका 10-15 डेज बाद आया हो। लेकिन नॉर्मल वो उस सिचुएशन में भी एग्जाम अपने नॉर्मल टाइम पे होता है। इधर आपने देखा जो एग्जाम शेड्यूल्स यदि चेंज हुए हैं तो वो कोविड-19 के कारण हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो ऐसा सिचुएशन था कि जिसमें एक तरह से बियॉन्ड कंट्रोल था। तो उसमें से चेंजेस किए गए हैं, सब चीज के चेंज किए गए, इंटरव्यू शेड्यूल चेंज किए गए, एग्जाम डेट चेंज किए गए, और कुछ तो है कि 2 टाइम्स चेंज किए गए। बट आज सिचुएशन वो नहीं है। देखो लास्ट टाइम ही आज यदि हम जनवरी देखते हैं, पिछली साल आप जनवरी को याद रखो कि CSC का मेंस जो है पिछली बार 7 जनवरी से होना था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ था कि कोविड-19 का केस लास्ट टाइम जनवरी में भी देखो था। लेकिन मेंस में क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला नहीं, आप एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो भी प्रिकॉशन है वो लिया जाता है। तो वो एक्सेप्शनल कोविड-19 केसेस था, फिर भी जहां तक हो सकता था उस एग्जाम को प्रॉपर प्रोटेक्शन जो भी करके अरेंजमेंट करके वो कराया गया था। अभी जो मेजर आपका हिंड्रेंस एक लग रहा है कि केस का क्या होगा, फाइनल होगा नहीं होगा, इसी के चलते देखोगे कि 2020 वाले बैच में CSF का अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके 3-4 मंथ्स ट्रेनिंग हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली है कि उसके चलते फिर देखोगे 2019 में भी मे बी उसका भी रिजर्व लिस्ट आना था, उनका भी अभी कुछ नहीं हुआ है। फिर जिनका कुछ लोगों का रिजल्ट आया था EWS वाला, उनका भी अभी ज्वाइनिंग, ये सब सारे प्रोसेस रुके हुए हैं। तो सम टाइम निगेटिविटी आती है माइंड में कि क्या होगा नहीं होगा। और CAPF को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि इसमें से प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे फोर्सेस में। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, प्रॉब्लम हर जॉब में अपने अपने लेवल का है।
लेकिन हर कोई क्या आईएएस बन सकते हैं? नहीं। 180 सीट्स आ रहे हैं, तो सारे के सारे कैंडिडेट्स तो वहीं नहीं चले जाओगे, या स्टेट पीसीएस में एसडीएम, डीएसपी या व्हाटसोएवर। देखो, यदि आपके पास क्षमता है, आप में कैपेबिलिटी है, तो आप जो बनना चाहो वो बन सकते हो। लेकिन आपको यदि एक पैशन है कि हमें यूनिफॉर्म जॉब में जाना है, ये एक अच्छी चॉइस है, तो हम यहाँ उस डिबेट में नहीं जाएंगे क्या है नहीं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ थोड़ी सी निगेटिविटी चलती है, ये हर जॉब की अपनी अपनी प्रॉस एंड कॉन्स हैं। पूरे एनालिसिस करने जाओगे और निगेटिव पक्ष को देखोगे तो ये नंबर ऑफ निगेटिव चीजें दिखाई देगी, पॉजिटिव पक्ष को देखोगे तो पॉजिटिव बहुत सारी चीजों को चीजें दिखाई देगी। ओके, कल फॉर एग्जांपल 1 जनवरी था, तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ पास आउट हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ है 2-3 ईयर्स से जॉब कर रहे हैं। तो बहुत लोगों से कम्युनिकेशन हुई सिंस एज ए फर्स्ट ईयर, न्यू ईयर विश करने के क्रम में। तो फिर हमने देखा कि यस, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनको कुछ इश्यूज हैं, उसकी शिकायत भी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, चीजें हैं, उससे एंजॉय भी कर रहे हैं। अब जैसे जो ट्रेनिंग में है, तो बोले सर इट इज वेरी एग्जॉस्टिव शेड्यूल, समटाइम इट्स लुक लाइक कि जस्ट गिव अप। लेकिन फिर थोड़ी देर में बाद रिचार्ज होती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वर्क करने लगते हैं। तो चीजें चलते रहती है। सब ट्रेनिंग करते हो, एक समय ऐसा आता ना पूरी एग्जॉस्ट हो जाते हो, या फिर ड्यूटी में ही जब होते हो, सम टाइम सपोज आपके सीनियर से थोड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रहे, या सम टाइम कोई जूनियर ही है आपका, वो सही से वर्क नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी चैलेंजेस आती है। बट आपको उन सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है एज ए ट्रेंड सोल्जर जब आप होते हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आपके मन में डाउट्स है कि एग्जाम एग्जाम अपने टाइम पे होगा। सिलेबस जो भी है इधर चेंज अभी फिलहाल के लिए जो कुछ चेंजेस वगैरह के चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा कंक्रीट नहीं है। क्या होगा फ्यूचर में, नहीं होगा। देखो, 23 में सेपरेट आपका एग्जाम हो रहा है, 24 में ऐसे भी लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो 24 में मैं नहीं समझता हूँ कि सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम्स में, इलेक्शन ईयर में जनरली गवर्नमेंट को है ऐसा मेजर चेंजेस नहीं करती। तो फ्यूचर की आप बात छोड़ो, अभी जो वर्तमान में चल रहा, बहुत सारे कैंडिडेट कुछ होते हैं कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, और क्या 2 साल में चेंज तो नहीं हो जाएगा? डियर, मैं कैसे बता सकता हूँ कि 2 साल बाद क्या होगा? आज के लिए आप देखो, यदि चेंज हो जाएगा तो डायरेक्ट राष्ट्रीय का ऐसा चेंज नहीं होगा ना कि आपको आज हिंदी या इंग्लिश में लिखने के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद आपको स्पेनिश, फ्रेंच या फिर मंदारिन लैंग्वेज में लिखने, या जापानीज लैंग्वेज में लिखने आएगा, या रशियन में लिखने आएगा। नहीं, चीजें थोड़ी सी चेंज होती है, और चेंजेस के लिए टाइम दिया जाता है। और यदि चेंजेस के लिए कम टाइम दिया जाता है तो सबके लिए वो कम टाइम होता है। आप सीएससी में देखो, जब सीएससी का पैटर्न चेंज किया गया था मेंस का 2013 में, तो उस समय देखोगे कि कट ऑफ बहुत कम गया था। तो जिस ईयर में चेंजेज होता है उस ईयर में कट ऑफ कम जाता है। सीसेट इंट्रोड्यूस 2011 में किया गया, उस समय देखोगे कि प्री में रिलेटिवली कट ऑफ कम गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे लोग उस पैटर्न से अडेप्ट हो जाते हैं, तो चीजें चलती। तो यदि चेंज होता है, सडन चेंज भी होता है। सडन चेंज का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, आपको 6 मंथ सपोज टाइम दिया जा रहा है, तो 6 मंथ में जो कुछ एडेप्ट करते हैं तो ठीक है, वो उतना कंप्लीट एडेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कट ऑफ आपका कम जाता है। किसी में 1 ईयर टाइम दिया गया तो इसका मतलब है आप एडेप्ट करें और नए पैटर्न या कुछ होता है। लेकिन अभी फिलहाल 23 जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, ये 23 में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आप जैसे वर्क कर रहे हो उस पर वर्क करो। हमेशा ध्यान रखो कि बेसिक्स जो हैं, बेसिक्स को हमेशा क्लियर रखो। जितने भी आपके बेसिक्स बुक हैं वो उनको करो। ये इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप 5 बुक्स, 10 बुक्स, 20 बुक्स किसी सब्जेक्ट के पढ़ोगे। नो, 1 to 2 बुक्स। अब मान के चलो कि कोई भी सपोज पॉलिटी है, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत जो है वन ऑफ द मीन्स इनफैक्ट कह सकते हो मार्केट में अवेलेबल बेस्ट अल्टरनेटिव है। तो आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ा, आप लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। हाँ, आपको करेंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। अब लेकिन कोई मान के चलो कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहा, वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है और प्लस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उसका उससे भी काम चल जाएगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप मान के चलो कि
कोई ऐसा है कि वो प्रीवियस ईयर जैसे घटना चक्र, सपोज थोड़ी देर के लिए मानो तो घटना चक्र ही पढ़ रहा, उससे भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ रहा तो उससे उनका काम चल जाएगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में बेस को ठीक करने की कोशिश करो। आप किसी भी बुक को पढ़ोगे, एंशियंट आएगा, एंशियंट हिस्ट्री वाला आएगा, तो उसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना ही होगा, आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ना ही होगा, आपको और गुप्ता डायनेस्टी है वो आपको पढ़ना होगा। मिडाइवल में जाओगे, मुगल एम्पायर आपको पढ़ना ही होगा, आपको जो ये दिल्ली सल्तनत है उसको पढ़ना ही होगा। मॉडर्न में आते हो, महात्मा गांधी को आपको हर हाल में पढ़ना होगा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ना होगा। तो आप किसी भी सोर्स को लेते हो उसमें से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब आप असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की बात लो तो बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे कि एनसीईआरटी से वर्बेटिम उठा करके दिया हुआ रहता है। ये प्लेस या ऑर्डर या फिर कोई प्रोडक्ट है या कुछ इकोनॉमिक इंसिडेंट है या जगह के बारे में कुछ ऐसी चीजें होती है, जो कौन पहले आए या फिर इस एरिया में किनका शासन था, ये सारी चीजें यदि तो कुछ आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर आपके कुछ जो होते हैं न्यूज़पेपर में जो करंट इवेंट, समटाइम कुछ चीजें हिस्टोरिकल घटना लगेगी। अब जैसे सपोज करो कि 2023 अब आ रहा है, तो 1922 और 1923 और मान के चलो 1924 में जो घटनाएं हुई थी, तो उसके सपोज जो 1922 में घटना हुई तो उसके 100 ईयर्स लास्ट ईयर पूरे हुए। 1923 में जो घटना हुई इस ईयर में उसके 100 ईयर्स पूरे होंगे। 1924 में जो घटना हुई नेक्स्ट ईयर उसका पूरा होगा 100 ईयर्स। या कुछ घटनाएं हुई जिसके 150 ईयर्स पूरे हुए, कुछ घटनाएं हुई जिसके 200 ईयर्स पूरे हुए। तो आपको इन सारे चीजों से जानना होगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंध में कहीं एक्सकेवेशन हुआ, उसके बारे में आपको जानना है। मान के चलो पाकिस्तान में फ्लड कुछ दिन पहले आया था, उससे जो आपके कुछ प्लेसेस थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के, वो थोड़े नष्ट हो गए, उसमें से कुछ नुकसान हुआ, तो आपको उसके बारे में जानना है। अब सपोज अभी जुडिशियरी में और जो एग्जीक्यूटिव में जो एक तरह से खींचातानी चल रही है, तो आपको उससे जो प्रेजेंट अवेयरनेस है उससे आपको बेस को जोड़ करके करना होता है। तो सबसे पहले आप बेसिक्स एनसीईआरटी को, मैं हमेशा, या मैं ही नहीं, हर जो भी आपको मेंटोर टीचर्स हैं वो फोकस करते हैं। और क्योंकि ये वैक्यूम में नहीं करते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हो तो आपको पता चलता है। तो एनसीईआरटी को बेस करना है। न्यूज़पेपर रेगुलर, न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है ना, आप प्रिपरेशन नहीं भी करते हो तब भी न्यूज़पेपर पढ़ने के आपसे एक्सपेक्टेशन किया जाता है। आपके जो बुजुर्ग हैं, जो भी है दादा नाना ताऊ मौसा चाचा, ये लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। कुछ देखोगे बूढ़े बुजुर्ग जो हो गए हैं, वो हर न्यूज को छोटा छोटा पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और काम वैसा है नहीं, तो वो बैठ करके छोटे छोटे घटनाओं को पढ़ते रहते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है छोटे छोटे घटनाओं को कि बस गड्ढे में गिरी। हाँ, अब जब आप वहां पावर में आ जाओगे, जब वहां ड्यूटी में आओगे, आपके सामने आपके एरिया में आपके जुरिस्डिक्शन में कुछ ऐसी चीजें होती है, तो आपको वहां एक्शन लेना होगा। लेकिन आज बस गड्ढे में गिर गई या हाईवे पे लुटेरों ने लूट लिया, हाँ हो सकता है कि हेडलाइंस आप अपने एरिया का आपका वो न्यूज है तो आप उसको देख, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोई घटना यदि डेली हो रही है, मान के चलो कि यमुना एक्सप्रेसवे पे डेली लूटपाट हो रहा है, तो उसको एज ए आप सोशल प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकते हो। तो यदि ऐसी सिचुएशन है कि हर डे वो घटना हो रही है, तो फिर वो आपका एडिटोरियल में आएगा और वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में किया जाएगा। तो न्यूज़पेपर में हमेशा देखो, एक होता है न्यूज रिपोर्टिंग कि एक सिंपली सी चीज कुछ हुई, मान के चलो एनडीटीवी में मेजर स्टेक जो है अदानी ग्रुप का आ गया, तो ये फैक्चुअल है, तो समटाइम इससे पूछा जाए, लेकिन यदि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको आपको समझना चाहिए एडिटोरियल में जब आता है। तो न्यूज रिपोर्टिंग पर जनरली ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको न्यूज एनालिसिस पे ध्यान देना है। तो न्यूज एनालिसिस में आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2। न्यूज़पेपर एक ऐसा रिसोर्स है जो चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, पेपर 2 का जो 140 मार्क्स हैं
वो उसमें तो आपको न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट न्यूज़पेपर को पढ़े हुए आप उसमें अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाओगे, ये श्योर मानो। ठीक है, तो आपको वो जो 80 मार्क्स के ऐसे हैं, 40 मार्क्स के आर्गुमेंट हैं और 20 मार्क्स के रिपोर्ट हैं, तो इसमें ये जरूरी है। तो आप एनसीईआरटी बेसिक्स न्यूज़पेपर को में जो एनालिसिस है, जो एडिटोरियल है, वो उसको मैंडेटरी करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में 10 ईयर्स का आप लगाओ। बहुत सारे जो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, फिर से कमिंग डेज में और हम जो ईयर्स के हैं तो बचे हुए या तो उनको फिर मॉडिफाई करके हम ये करेंगे। और टेस्ट टेस्ट लिखना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो कम्पिटिटिव ईरा में आप जी रहे हो जहां इंटेंस कंपटीशन है, जहां 5 मार्क्स 10 मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा 10 मार्क्स 20 मार्क्स यदि बढ़ जाता है तो बहुत फायदा होता है। आप 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स पहले जाओ। तो इन एग्जाम्स के लिए वेरी फ्यू लिमिटेड कैंडिडेट्स टेस्ट लिखते थे। माई ऑन एक्सपीरियंस, मैंने कभी टेस्ट वगैरह नहीं लिखा। 2 ईयर्स कंटिन्यूअस बैक टू बैक 12 में ऑब्वियसली रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया। मेडिकल में का मैंने री मेडिकल फॉर्म जमा करना था, वो मैंने जमा नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसके कारण मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं मिला था उस ईयर में। तो 13 में मैं फिर फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो कभी हमने टेस्ट एक तरह से नहीं लिखा, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। तो आज 10 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। अब हमेशा देखो, जस्ट इमेजिन करो कि यदि कैंडिडेट आपके ये सीट्स होता 500, मान के चलो थोड़ी देर के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, और 500 ही कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें किसी को न टेस्ट सीरीज लिखने की जरूरत है, न प्रिपरेशन करने की जरूरत है। बस फॉर्म भरा, जो कुछ आता है लिख दो, उस 500 का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके क्या है सिलेक्शन हो रहे हैं, अभी आपके एक तरह से 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, मान के चलो हम एग्जाम देने की बात कर रहे हैं, फॉर्म तो मान के चलो कि 3 लाख के आसपास भरते हैं। 1 लाख लोग एग्जाम भर रहे हैं और सीट्स थोड़ी देर के लिए हम माने कि 250 है। तो 250 यदि सीट्स है और 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब पर 400 कैंडिडेट्स में 1 का फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन मान के चलो कि इसमें 1500 1600 सपोज 1700 का एक तरह से रिटेन में रिजल्ट हुआ। तो रिटेन में 1700 का हुआ, तब भी इसका मतलब 1.7% का ही तो रिजल्ट हुआ। 98.3% का तो रिटेन में रिजल्ट नहीं हो रहा है। और जो सिलेक्शन फाइनल होगा, या यानी कि 400 पर कैंडिडेट पे 1 सिलेक्शन होगा। तो हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू के को ध्यान में रखो, जहां इंटेंस कंपटीशन है वहां आपको अपना बेस्ट देने की जरूरत होती है। अब कुछ कैंडिडेट हैं सीएससी का ऑलरेडी मेंस लिखे हुए हैं 1 टाइम 2 टाइम्स, तो उनको कुछ जरूरी नहीं है इसका लिखने के लिए। आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप बेसिक्स आप जानते हो एनसीईआरटी, आप अपना सीएससी का टेस्ट मान के चलो लिख रहे थे, या प्रीवियस ईयर पेपर्स और सारी चीजें, अब सीएससी का मेंस लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एक गुड लेवल में हो, एक स्टैंडर्ड लेवल में हो, तो आपको जरूरत नहीं। लेकिन जो बेस से स्टार्ट करते हो, जो शुरुआत कर रहे हो, वो उनके लिए जरूरी है। या जो आप मिस कर गए, मान के चलो कि आपने एग्जाम ऑलरेडी अटेम्प्ट लिया, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, और उनके बाद भी सिलेक्शन इधर कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रिटर्न नहीं हुआ, तो आप अपने से पहले एनालिसिस करो कि हाँ, हम में क्या कमी रह गई थी और उस कमी को हम किस ढंग से दूर कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम कम्युनिकेट कर चुके हैं आपसे कि टेस्ट सीरीज जो है वो हम 22 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लास्ट टाइम देखो हमने 23 जनवरी से स्टार्ट किया था, इस बार 22 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं एक दो कैंडिडेट थे कि सर एग्जाम वगैरह जो केसेस हैं उसके कारण आप लेट कर रहे हो, नहीं। जो हमने लास्ट ईयर भी ये आपका 23 जनवरी से स्टार्ट किया था, इस बार मैं 22 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो टेस्ट आपका रेगुलर बेसिस पे चलेगा। और देखो, जो हम टेस्ट एक तरह से फॉर्मल रूप से 2018 से चला रहे हैं। 2018 में हमने 20 टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 का दिया था। तो फिर 2019 में हमने 19 टेस्ट दिया था। तो इधर अब मैं लास्ट एक तरह से 12 13 टेस्ट दे रहा हूँ।
तो आशा है इस बार भी 13 टेस्ट के आसपास, 13 पेपर 1 पेपर 2। तो जब पहले हम इधर क्या करते थे कि थोड़ा और पहले स्टार्ट कर देते थे, दिसंबर से ही, समटाइम नवंबर से ही। और वो जो टेस्ट होता था 1 संडे पेपर 1, 1 संडे पेपर 2। लेकिन हम अब लास्ट टाइम से ये चीजें किए हुए हैं कि दोनों पेपर आपका एक ही दिन हम ये करवाएं, पेपर 1 भी जिस ढंग से आपका टेस्ट टाइमिंग होता है तो उसी ढंग से। हाँ ऑब्वियसली इस समय मैं ऑफलाइन टेस्ट नहीं करवाता हूँ, पहले ऑफलाइन टेस्ट जो है वो प्रयागराज में करवाते थे, इलाहाबाद में। लेकिन अभी ऑनलाइन, ऑनलाइन इन द सेंस है कि ठीक है आपको पीडीएफ मिल जा रहा है उस टाइम में, और आप उसको सोल्व करो, और सोल्व करके पेपर 1 तो ऑब्वियसली सेल्फ चेक उसको कर सकते हो, उसके बाद आंसर की और सॉल्यूशंस मिलने पे। और जो पेपर 2 है ऑब्वियसली मेन उसका फीडबैक का मेन इंपॉर्टेंट उसमें होता है। और जो भी है रेगुलर रूप से आप अपना चेक करो कि हमारा कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहा है, उस आधार पे आप सुधार करोगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज का जो भी है डिटेल डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। डेट ऑलरेडी हमने ये आपको मोर देन 1 मंथ पहले ही आपको बता दिया था कि 22 जनवरी से हम करेंगे। और जो डिटेल होगा वो नेक्स्ट वीक में आपको 8 9 10 जनवरी के आसपास में से जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।